आज की हमारी क्लास में हम बात करेंगे एल्गोरिदम के बारे में। अब सबसे पहला आता है कि एल्गोरिदम क्या है, ये जानना जरूरी है आपके लिए। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो किन बातों का ध्यान में रखते हैं, ये सवाल है सारे। सो एल्गोरिदम है क्या? एक आर्किटेक्चर है प्रोग्रामिंग का, एक प्रोग्राम का आर्किटेक्चर है जिसे मैं कहूँगा एल्गोरिदम, जो सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है, जिसे हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि एल्गोरिदम क्या है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, किसी भी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता। इंडिपेंडेंट हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स लिखते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स लिखते हैं कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। उन स्टेप्स को लिखने के बाद में जब वो स्टेप ओके हो जाते हैं, आपके खत्म हो जाते हैं, एक लिमिटेड इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, 5 स्टेप, 7 स्टेप, 10 स्टेप, जितने भी स्टेप्स हैं जब आप लिख लेते हो, फिर उस एल्गोरिथम को आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 3 नंबर का आपको एवरेज निकालना है। जब आपको 3 नंबर का एवरेज निकालना है तो सबसे पहले आपको 3 नंबर की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इन तीनों का आप एडिशन करोगे, उसके बाद तीनों का आप एवरेज करोगे, 3 से डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा उसे आप प्रिंट करोगे। ये बेसिक फॉर्मूला है एल्गोरिथम का। तो इस स्टेप का इस्तेमाल आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, किसी भी लैंग्वेज में आप उस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो जिस लैंग्वेज में आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उस लैंग्वेज के सिंटैक्स उसमें लग जाएंगे। तो एल्गोरिथम के जो सिंबल है, जो सिंटैक्स है, वो इंडिपेंडेंट है, किसी भी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है। तो देखते हैं आप एल्गोरिथम के बारे में कि आर्किटेक्चर क्या है, प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर। यहाँ पर मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, हम इसमें स्टडी करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। क्या है इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले एल्गोरिथम है क्या? एन एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस और स्टेप्स दैट इज इनपुट टू अचीव सम पर्टिकुलर आउटपुट। फाइनाइट सीक्वेंस, वर्ड आया है फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फॉर एग्जांपल हम कई बार लूप चलाते हैं, तो आपको पता है कि लूप 10 बार चलेगा, 8 बार चलेगा, 9 बार चलेगा, आपको पता है। तो वहां पर जो आपके स्टेप्स है या सीक्वेंस है वो आपका फाइनाइट है। आप डिटरमाइन कर सकते हो कि आपका लूप कितनी बार चलेगा। यू में डिटरमाइन कि कितनी बार लूप चलेगा। आप देखते हो, कोडिंग देखते हो, बताते हो। कई बार हम गलत प्रोग्रामिंग कर लेते हैं तो आपका लूप इनफाइनाइट चल जाता है। तो जो लूप आपको इनफाइनाइट चलता है, इट इज नॉट एन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम वही है जो फाइनाइट हो और एक पर्टिकुलर टाइम पर खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। नंबर ऑफ स्टेप्स भी फिक्स है और दूसरा टाइम भी डिटर्मिनिस्टिक टाइम है कि आप उसे डिटरमाइन कर सकते हो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना मिली सेकेंड लग सकता है। So an algorithm is a finite sequence of instructions or steps that is inputs to achieve some particular output. इनपुट के बेस पर हम आउटपुट अचीव करते हैं। तो देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है एल्गोरिथम के अंदर। सबसे पहले है इनपुट। इट जनरली रिक्वायर फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट। जरूरी नहीं है कि हम अपने प्रोग्राम में इनपुट दे तभी आउटपुट आए। विदाउट इनपुट के भी आपके आउटपुट आ सकता है। अब पूछोगे कैसे, और मैंने आपको कहा कि 1 से 100 नंबर के बीच में जितने भी इवन नंबर है वो आपको प्रिंट करने हैं। 1 से 100 पहले से डिटरमाइन है, यूजर से इनपुट ले ही नहीं रहे हम। हमने सिर्फ लूप चलाया 1 से 100 के बीच में, अपना लॉजिक लगाया, इनपुट मैंने कुछ भी नहीं दिया। प्रोग्रामिंग लॉजिक के थ्रू मैं आउटपुट जनरेट कर सकता हूँ। तो इनपुट का मतलब है 0 और मोर इनपुट, कि आप इनपुट 0 भी दे सकते हो और मोर देन 0 इनपुट भी आपके पास हो सकता है। पहली चीज। सेकेंड है आउटपुट। इट मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट। एटलीस्ट प्रोग्रामिंग चाहता है कि जो भी आप इनपुट दे रहे हो उसके बेस पे कोई आउटपुट जनरेट हो। एटलीस्ट एक सिंपल मैसेज, सक्सेस का मैसेज, फेलियर का मैसेज, एटलीस्ट एक आउटपुट तो जनरेट हो। मोर देन वन आउटपुट भी एक साथ जनरेट हो सकते हैं। जैसे फिबोनाची सीरीज में जो आउटपुट होता है, जब हम इनपुट देते हैं उसमें हम कहते हैं ना किस लेवल तक आप उसे जनरेट करना चाहते हो, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। तो फिबोनाची सीरीज के अंदर आपके पास बहुत बड़ी सीरीज आ जाती है, हम कोई नंबर सीरीज जनरेट कर रहे हैं, तो ये आपके मोर देन वन आउटपुट भी आ सकता है। 3 नंबर को ऐड कर रहे हो तो इनपुट आपके 3 नंबर है, आउटपुट में एक सिंगल नंबर आपका आएगा। तो एटलीस्ट वन आउटपुट एंड मोर देन वन आउटपुट एसोसिएट रहेगा इसमें। थर्ड वन इज यूनिकनेस। इट्स इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस।
कोई भी इंस्ट्रक्शन आप दो बार नहीं लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल सी इक्वल टू ए प्लस बी आपने लिखा एक स्टेप में, अगले स्टेप में फिर वही आप लाइन लिख रहे हो सी इक्वल टू ए प्लस बी, वो आप नहीं लिखोगे। यूनिक आपके स्टेटमेंट होंगे सारे के सारे, और हर एक यूनिक स्टेटमेंट एक यूनिक टास्क को परफॉर्म करेगा। एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए, अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए। एम्बिग्यूअस का मतलब है कि न डिटरमाइन करने वाला सिचुएशन, जब कंपाइलर खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो। बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल कई बार हम ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग हम पढ़ते हैं तो कंपाइलर कंफ्यूज ना हो कि मैं किस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। फंक्शन ओवरलोडिंग हमने पढ़ा, कभी जावा में हमने पढ़ा है, हमने सी प्लस प्लस में पढ़ा कि नंबर ऑफ पैरामीटर, आप मान के चलते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग में नंबर ऑफ पैरामीटर अगर सेम हो, कंफ्यूजन होगी नहीं होगी। मैं सिचुएशन अभी आपके सामने जनरेट करके दिखाना चाह रहा हूँ प्रोग्रामिंग के थ्रू, देखते हैं हम किस तरह से वर्क कर रहा है। मैं सी प्लस प्लस में फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम बना के आपको छोटा सा दिखाना चाहता हूँ, जिसमें मैं देख लेता हूँ कोई पहले से प्रोग्राम बना हुआ हो। उसमें आपको सामने एम्बिग्यूटी सिचुएशन लेके आ रहा हूँ, देखते हैं क्या काम हो रहा है इसमें। मैं इस प्रोग्राम को एक बार कॉपी कर लेता हूँ, और मैं जिससे सवाल करूँगा आप मुझसे जवाब दे सकते हैं वैसे। सो आप देखो यहाँ पर ये फंक्शन ओवरलोडिंग में एक क्लास हमने बनाई है, क्लास ये, इसमें दो फंक्शन है ऐड और ऐड। अब देखो इसमें दो पैरामीटर है, इसमें तीन पैरामीटर है, समझते हैं इस चीज को। मैंने ये हटा दिया, ठीक है, दो पैरामीटर ये है, ये भी दो ही पैरामीटर मैं कर रहा हूँ इसमें। और यहाँ से भी मैं, चलो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये लाइन मैंने यहाँ से हटा दी है, ये ऑब्जेक्ट से जो फंक्शन की कॉलिंग हो रही थी इसे मैंने हटा दिया है। अब सवाल ये है कि मैंने ऐड नाम का फंक्शन कॉल किया है और दो वैल्यू पास कर रहा हूँ। अब आप मुझे ये बताओगे, दोनों इंटीजर वैल्यू है एंड बोथ आर इंटीजर वैल्यू, आप देख सकते हो कौन सा फंक्शन कॉल होगा। मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर ऐड, दिख रहा है आपको? ये पहली बात तो ये एक एम्बिगुअस सिचुएशन है, मैंने आपके सामने भी लेके आया हूँ, बेसिक चीज एक बता रहा हूँ आपको, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसके थ्रू कि मैंने जब ये कॉल किया तो आपके पास ऐड के दो फंक्शन थे, आप देख रहे हो ऐड के दो फंक्शन थे। कंपाइलर या कंफ्यूज हो जाएगा कि किस ऐड को आप कॉल करना चाहते हो, ये या ये। एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ पे, इंटीजर की जगह चलो अगर मैं लॉन्ग लगाता हूँ तो सक्सेस हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों मैंने इंटीजर वैल्यू पास की है, तो इंटीजर वैल्यू इंटीजर से मैच करेगा, आपका यही कॉल होगा। पर मैंने लॉन्ग लगाया तो ये काम, ये कॉल नहीं हो रहा, आउटपुट में आपको जो भी है आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लॉन्ग लगाया, लॉन्ग भी क्या है, इंटीजर का जो बिग टाइप है वही आपका लॉन्ग है, लॉन्ग इंट इसे हम बोलते हैं। और इसमें लगाता हूँ फ्लोट, तो ये दोनों हमने इंटीजर पास किया है, आपका कॉल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये सिचुएशन आपके पास आ रही है, चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इंटीजर ए और बी ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर ए और बी में कर रहा हूँ, नाम मैंने चेंज कर दिया वेरिएबल के, फिर भी प्रॉब्लम वही की वही है, कंपाइलर कंफ्यूजन। मैं किसे कॉल कर रहा हूँ, इसे कॉल कर रहा हूँ या इसे कॉल कर रहा हूँ, तो दोनों के फंक्शन के बीच में थोड़ा सा डिफरेंशिएट तो होना चाहिए बताने के लिए कि मैं किसे कॉल कर रहा हूँ। अगर मान लो मैंने फ्लॉट लिखा एक्स वाई, मैं एक काम करता हूँ फ्लॉटिंग एडिशन साथ में लिखता हूँ, तो मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट और कॉल कर रहा हूँ ओबी डॉट ऐड। अब यहाँ पर एक फ्लॉटिंग पॉइंट पास कर रहा हूँ 23.5 कॉमा 20। दो पैरामीटर इसमें है, दो इसमें है। अब देखते हैं यहाँ पर मैं क्या गलती कर रखी है। एफ लगाना पड़ेगा यहाँ पर, आपने देखा मैंने यहाँ एफ लगाया है, स्पेशली फ्लोटिंग पॉइंट को कॉल किया। यहाँ पर साथ देखो टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये फ्लॉट है, ये इंटीजर है, देख रहे हो आप ये। और सम किस टाइप का, सम आपका इंटीजर टाइप का है। और अगर मुझे एग्जैक्टली अगर चाहिए यहाँ पे तो मैं फ्लॉट करके टाइप कास्टिंग करता हूँ तो आपका ये सक्सेस हो जाएगा यहाँ पे। और शायद अब आपको इसकी जरूरत वैसे भी पड़ेगी इसमें ना फ्लॉटिंग के लिए। मैसेज वगैरह जो भी हम चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली कहने का मतलब क्या है कि कंपाइलर आपका किसी भी सम की टाइप कास्टिंग भी करनी पड़ेगी। हाँ देखो सम को जो टाइप कास्ट करना पड़ेगा, डिपेंड करता है, कास्टिंग तो आपके ऊपर है ना, आप किसे कास्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। सम आपका किस टाइप का है, सम आपका इंटीजर टाइप का है। तो अगर मैं यहाँ लेता हूँ फ्लोट सम वन, अगर मैं यहाँ ये लेता हूँ तो आपके सामने ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सम वन यहाँ पर मैं लेके चलूंगा और सम वन को मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ।
तो यहाँ देखो एग्जैक्ट पॉइंट का आंसर आ रहा नहीं आ रहा 43.5। क्यों? क्योंकि फ्लोट में कास्टिंग करके मैंने फ्लोट में ही स्टोर करवाया है, फ्लोट में स्टोर करने के बाद में फ्लोट को ही मैंने प्रिंट किया है, तो कास्टिंग क्या जरूरत पड़ेगी? अगर सवाल ये कि कास्टिंग नहीं करता मैं तो क्या होता, तो भी आपका आ चुका है क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मैंने फ्लोटिंग बता रखा है। यहाँ पे वैसे नहीं आना चाहिए जिस तरह से हम जावा के अंदर करते हैं या किसी में करते हैं, क्योंकि आपका एक्स क्या है फ्लोटिंग, या वाई क्या आपका इंटीजर है फ्लोटिंग, और जब मैं इंटीजर को ऐड करता हूँ तो रिजल्ट किस में आना चाहिए? जनरली सम क्या है आपका, सम वन क्या है फ्लोट में ले रखा है ना, पर ये तो एक्स वाई क्या आपका इंटीजर है, इसलिए मैंने टाइप कास्टिंग का इस्तेमाल किया था। विदाउट टाइप कास्टिंग पर भी ये काम कर रहा है। चलो हम सी प्लस प्लस की एग्जैक्टली बात नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे थे एम्बिग्यूटी के बारे में कि अगर दो फंक्शन है दोनों का नाम सेम है पैरामीटर सेम है, सो कंपाइलर विल कंफ्यूज कि विच फंक्शन विल कॉल। यूनिकनेस चाहिए यहाँ पे, आपने देखा दो फंक्शन थे दोनों का नाम सेम था पैरामीटर सेम था नंबर ऑफ पैरामीटर, तो यूनिकनेस वहां पर नहीं था, तो हमारा कंपाइलर चाहता है कि वहां पर यूनिकनेस हो। एंड नेक्स्ट है फाइनाइटनेस, जो मैं अभी आपको बताया मैंने अभी आपको कि इट मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, 4 स्टेप है 5 स्टेप है 7 स्टेप है, तो जो भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम लिखते हैं वो एक नंबर ऑफ स्टेप्स पे क्या हो जाना चाहिए, टर्मिनेट कर जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फाइनाइटनेस। तो एल्गोरिथम है क्या, हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं एल्गोरिथम क्या है, किस तरह से हम काम कर रहे हैं इसमें, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके एल्गोरिथम किस तरह से हम लिखते हैं, एल्गोरिथम के अपने सिंटैक्स होते हैं लिखने के, लाइक इक्वल का सिंबल है, एरे को डिक्लेयर करने का सिंबल है, लूप चलाने का सिंबल है, इफ एल्स का सिंबल है, सो एल्गोरिथम के अपने अपने सिंबल है, स्टडी करेंगे उनके बारे में बाद में हम। तो यहाँ पर एक बात आती है कॉम्प्लेक्सिटी की, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने आप में है कॉम्प्लेक्सिटी, क्या है कॉम्प्लेक्सिटी और इसमें क्या क्या पार्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी है क्या? The complexity of an algorithm M is a function fn which gives the running time and your storage space requirement of the algorithm in terms of the size and of the input data. अगर आपका इनपुट जो डेटा है उसकी साइज अगर n हो तो उस n साइज को स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, साथ में रनिंग टाइम उसका क्या होगा, यानी आपका जो एल्गोरिथम एग्जीक्यूट हो रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका रनिंग टाइम क्या है, कितने टाइम में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पर हम देखते हैं दो तरह की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में स्टडी करेंगे, टाइम और स्पेस। जब मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पर हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में, टाइम यू कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो कि आपके एल्गोरिथम के एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो बेस्ट एल्गोरिथम वही होगा जो कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाए और कम से कम मेमोरी स्पेस ले। कोई पर्सन सॉफ्टवेयर बनाता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मान लो सॉफ्टवेयर बनाया 100 MB का, सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरा पर्सन सेम लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है बट दूसरे तरीके से सॉफ्टवेयर बनाता है कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान में रखते हुए, मान लो उसने बनाया 80 MB का, तो दोनों सॉफ्टवेयर का काम एक ही है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और वही सॉफ्टवेयर बेस्ट कहा जाएगा जो कम से कम टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और कम से कम मेमोरी स्पेस ले, वही आपका जो सॉफ्टवेयर है बेस्ट कहलाएगा। सो यहाँ पर हम बात करते हैं केसेस के बारे में, कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर दो बातें करूंगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, फिर हम बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस के बारे में बात करते हैं। बेस्ट केस का मतलब क्या होता है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ fn फॉर एनी पॉसिबल इनपुट, जो मिनिमम वैल्यू है उसे हम बेस्ट केस बोलेंगे। लीनियर सर्च की बात कर रहा हूँ मैं, आप लीनियर सर्च में जब सर्चिंग करते हो और एलिमेंट आपको फर्स्ट लोकेशन पे मिल जाता है, आपके पास 1000 एलिमेंट है जिसमें से आप वैल्यू को सर्च करना चाहते हो और वैल्यू अगर आपको फर्स्ट लोकेशन पे मिल गई है, इट इज कॉल्ड बेस्ट केस। आपको वैल्यू नहीं मिली है या फिर सबसे आखिरी लोकेशन पे मिली है, दैट विल बी कॉल्ड वर्स्ट केस। एवरेज केस, इन बिटवीन अगर आपको कहीं मिल जाती है एलिमेंट, जैसे आपको 10 लोकेशन 10th लोकेशन में मिल गया, 100 लोकेशन पे मिल गई, दैट इज कॉल्ड एवरेज केस। द वैल्यू ऑफ fn व्हिच इज इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर एनी पॉसिबल इनपुट, तो मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम तो आपका फर्स्ट लोकेशन हो गया, मैक्सिमम आपका 1000 लोकेशन हो गई, और इन बिटवीन कुछ मिलता है तो दैट इज कॉल्ड एवरेज केस। तो ये हमारे पास 3 केस है एल्गोरिथम को डिटरमाइन करने के। तो अब किस केस में कौन से नोटेशन लगेंगे उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और जो पॉपुलर अभी हमारे पास है, ये तीनों पॉपुलर अपने आप में, बट सबसे ज्यादा पॉपुलर बिगो है। बिगो नोटेशन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अपर बाउंड, ये जो ओ है इसे बोलते हैं बिगो बोलते हैं हम, नोटेशन है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में।
सो बिगो नोटेशन यूज्ड टू एक्सप्रेस द अपर बाउंड, वर्स्ट केस प्रोवाइड करता है बिगो नोटेशन। वर्स्ट केस का मतलब ये है कि आपको एल्गोरिथम के एग्जीक्यूट करने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड वर्स्ट केस। हम हमेशा वर्स्ट केस के बारे में ही बात करते हैं। डिपेंड करता है प्रॉब्लम का इनपुट साइज क्या है। फॉर एग्जांपल मैं बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहा हूँ और बाइनरी सर्च में 100 एलिमेंट भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। और 1000 एलिमेंट है तो उसका वर्स्ट केस कुछ और हो सकता है, 100 है तो उसका वर्स्ट केस कुछ और हो सकता है जब हम कैलकुलेट करेंगे। तो डिपेंड करता है हमारी प्रॉब्लम साइज क्या है, उस केस पर हम निकालते हैं ये बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। तो बेसिकली हम हमेशा बेस्ट केस के बारे में ही बात करते हैं। इट एक्सप्रेस द अपर बाउंड लोअर बाउंड की हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। सो बिग नोटेशन यूज्ड टू एक्सप्रेस द अपर बाउंड, वर्स्ट केस बताता है। और बिग ओमेगा, ये सिंबल आपका है बिग ओमेगा, आप देख सकते हो ओम की तरह सिंबल बन के आ रहा है, साइंस में ओम का सिंबल होता है, तो अराउंड ये सिंबल आपका है बिग ओमेगा। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द लोअर बाउंड, बेस्ट केस मिनिमम टाइम, वर्स्ट केस मैक्सिमम टाइम, और थीटा हम लगाते हैं एवरेज केस, यानी एवरेज टाइम आपके एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए एवरेज टाइम क्या लग रहा है। ये 3 इंपॉर्टेंट नोटेशन है हमारे लिए, इनके बारे में हम आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और स्टडी भी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 5 फंडामेंटल टेक्निक्स टू डिजाइन एन एल्गोरिथम। हम एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, अलग अलग तरीके हैं हमारे पास एल्गोरिथम डिजाइन करने के। इनमें से डिवाइड एंड कंकर के बारे में हमने स्टडी कर लिया है बहुत पहले, लाइक मर्ज सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, ये डिवाइड एंड कंकर बेस्ड एल्गोरिथम है। ग्रेडी हम पढ़ चुके हैं, एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, एक बैक ट्रैकिंग है, एक ब्रांच एंड बाउंड है। ब्रांच एंड बाउंड हम पढ़ चुके हैं, डीएफएस और बीएफएस ये ब्रांच एंड बाउंड के अंदर आते हैं, बात करेंगे अभी। कुछ चीजें हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। सो डिवाइड एंड कंकर बेस्ड जो टेक्निक, आपको ये ध्यान रखना है कि एल्गोरिथम जब हम डिजाइन करते हैं तो 5 अप्रोच आपके पास है, 5 अप्रोच है अभी आपके पास में, और भी इनके अलावा और भी अप्रोच है, मैं ये नहीं कहता कि 5 ही है, और भी अप्रोचेस है। तो जो आपने सिलेबस में दे रखा 5 अप्रोच एल्गोरिथम को डिजाइन करने का, तो देखते हैं सबसे पहले डिवाइड एंड कंकर टेक्निक। और द टॉप टू डाउन अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, द एल्गोरिथम व्हिच फॉलोज डिवाइड एंड कंकर टेक्निक इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। टॉप टू डाउन है, बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। हमने किया था मर्ज सॉर्ट के अंदर, लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, फिर जो पार्ट डिवाइड हुई उसे फर्दर हमने और डिवाइड किया, है ना। सो डिवाइड द ओरिजिनल प्रॉब्लम इनटू अ सेट ऑफ सब प्रॉब्लम। कंकर का मतलब है सॉल्व करना, एवरी सब प्रॉब्लम इंडिविजुअली रिकर्सिवली सॉल्व, और जो सॉल्व आपने कर लिया है उसे फिर आप कंबाइन करते हो, कंबाइन द सॉल्यूशंस ऑफ दिस सब प्रॉब्लम्स टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। और रियल एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास जो प्रॉब्लम है बीसीए की डिग्री हो सकती है, अब बीसीए को हमने 6 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया है ना, टॉप टू डाउन अप्रोच। हर सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट में डिवाइड किया, हर सब्जेक्ट में कुछ ब्लॉक्स है, ब्लॉक में डिवाइड किया, हर ब्लॉक में कुछ यूनिट्स है, यूनिट में डिवाइड किया। और ये जो यूनिट है ये फर्दर डिविजिबल नहीं है, तो हम डिवाइड तब तक करेंगे जब तक वो फर्दर डिविजिबल ना हो। फिर उनके बाद आप उसी अकॉर्डिंग आप याद करना, पढ़ना शुरू करते हो। जब एक एक यूनिट आप पढ़ते हो आपकी ब्लॉक तैयार होती है, एक ब्लॉक तैयार करते हो आपका सब्जेक्ट तैयार होता है, एक सब्जेक्ट आप तैयार करते हो आपका सेमेस्टर तैयार होता है, और जब आप एक सेमेस्टर तैयार करते हो आपका डिग्री जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है डिग्री की, दैट्स वो आपको मिलती है। तो यही आपका अप्रोच है डिवाइड एंड कंकर बेस्ड अप्रोच। ग्रेडी टेक्निक हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था। ऑप्टिमम और जो ऑप्टिमल सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमने पढ़ा था, और एक केस जहां पर ग्रेडी टेक्निक फेल होता है। सो इट इज यूज्ड टू सॉल्व एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज वन in which we are given a set of input values which are required to be either maximized or minimized, known as objective function. पढ़ा था मैं objf with respect to some constants or conditions. कुछ कंडीशन के बेस पर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालते हैं। मैंने आपको करेंसी नोट प्रॉब्लम पढ़ाई थी ग्रेडी टेक्निक के अंदर, है ना। कोई इनपुट सेट ऑफ वैल्यू दी हुई है, उसके बेस पर किसी चीज को मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना। मैं आपको इसका रियल एग्जांपल देता हूँ ग्रेडी टेक्निक का। अगर मैंने कॉस्ट को कंट्रोल किया, कोई प्रोडक्ट मेरी मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, उसकी जो भी कॉस्ट लग रही है, और मैं कॉस्टिंग कम करूंगा प्रोडक्ट की, तो प्रॉफिट में मैक्सिमाइज होगा। ये एक एग्जांपल इसका है, ग्रेडी का रियल एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो होता है कि मिनिमम कितनी नोटों में आपने पेमेंट की, जो क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया था कि मिनिमम कितनी नोटों में आपने उसकी पेमेंट कर दी है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। जो प्रॉब्लम ग्रेडी टेक्निक सॉल्व नहीं कर पाती है उसे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं। और ये जो आपका अप्रोच है ये बॉटम टू टॉप अप्रोच कहलाता है। देखते हैं इसमें
dynamic programming approach, the results obtained from solving smaller subproblems are reused in the calculation of larger subproblem. यानी जो आपने छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उनका रीयूज किया जाता है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. Dynamic programming is a bottom-up approach that begins by solving the smaller subproblems, saving this partial result, and then reusing them to solve larger subproblem until the solution to the original problem is obtained. यानी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करके उसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को यूज करके हम बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग. इंस्ट्रक्शन सॉर्ट हम पहले पढ़ चुके हैं. इसका ये सूडो कोड जैसे दे रखा मैंने यहाँ पे, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. मुझे लगता नहीं मुझे यहाँ पर अब पढ़ाने की आपको जरूरत पड़ेगी. एंड इस टॉपिक के बाद आपके पास एक टॉपिक आता है मैथमेटिकल इंडक्शन. ये एक मैथमेटिक्स है आपके सामने है. आपको आता है मैथमेटिकल इंडक्शन. जिन्होंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है, जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई थोड़ा यहाँ देख लो. सो मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिसमें 3 स्टेप आपके पास होते हैं मेनली. एक बेस स्टेप है, एक हाइपोथेसिस स्टेप है और एक आपका इंडक्शन स्टेप है. बेस स्टेप में आपको प्रूफ करना होता है P of 1 is true. यानी आपका जो इक्वेशन होगा उसमें आप 1 पुट अप करके चेक करोगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है. उसके बाद में आप वहां पर k पुट अप करोगे, उसके बाद k+1 को आप प्रूफ करोगे. तो जब P of मान लो n है, P of n और n की जगह आप क्या पुट अप करोगे, 1 पुट अप करोगे. फिर n की जगह पे आपने k पुट अप किया हाइपोथेसिस स्टेप के अंदर. एंड फाइनली जो इंडक्शन स्टेप है जहां पर k है वहां पर आपने k+1 पुट अप करके वेरीफाई कर रहे हो कि जो वैल्यू k के लिए ट्रू है क्या वो k+1 के लिए ट्रू है या नहीं है. यही हमें प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू. एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं. मुझे लगता नहीं है कि ये टफ क्वेश्चन अपने आप में पड़ेगा. तो वो मैथ्स ही है, मैथमेटिक्स है यहाँ पे ये. और पहले भी आप 9, 10, 11, 12 कहीं के पढ़ते आ रहे हो और BCA के अंदर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा. देखते हैं क्या है ये. सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन. ये इक्वेशन दे रखा है. यहाँ पर LHS और RHS का कॉन्सेप्ट है. ये इक्वल के लेफ्ट साइड है और इक्वल का राइट साइड है. 1 + 2 + 3 से ये सीरीज चल रही है, n तक चल रही है, 1 से n तक है. और ये आपका आ रहा है इक्वल टू n × n + 1/2. ये आपको सॉल्व करना है कि LHS और RHS आपका इक्वल है या नहीं है. हमें ये प्रूफ करना है. इन चीज़ों को प्रूफ करने के लिए आपको पहले ये स्टेप जो है इन स्टेप से होके आपको जाना पड़ेगा. आपको 1 पुट अप करके देखना पड़ेगा. तो जहां पर आपका 1 आप वहां 1 पुट अप करो. देखो यहाँ पर क्या आपका 1 n है. n में अगर LHS देखो ये आपको इक्वल का राइट साइड है, ये इक्वल का लेफ्ट साइड है. P of 1 आप देख सकते हो मैंने P of 1 पुट अप किया तो n की जगह मैंने 1 पुट अप किया. और यहाँ पर जहाँ n है वहाँ 1 पुट अप कर रहा हूँ. यहाँ 1 पुट अप किया, यहाँ 1 पुट अप किया +1 / 2. तो 1 + 1 2, 2 × 1 2, 2/2 1 आपका आ गया. तो ये LHS है या RHS से इक्वल आपका हो गया. तो P of 1 इज ये ट्रू हुआ. तो जहां पर n है वहां पर क्या पुट अप करोगे, k पुट अप करोगे. अब देख सकते हो जहां पर 1 है वहां पर हम क्या पुट अप कर रहे हैं, स्टेप 2 में k पुट अप कर रहे हैं. तो ये देखो जो आपकी सीरीज चल रही थी यहाँ पे 1 से n तक, तो जहां n है वहां k पुट अप किया और यहाँ पर जहां n है हमने वहां पर k पुट अप कर दिया है. ये आपका हो गया स्टेप 2. स्टेप 3 में जहां पर k है वहां पर आप क्या पुट अप करोगे, k+1 पुट अप करोगे. तो यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, कई बार हम गलतियां करते हैं. वो गलती ये होती है कि k की जगह पे हम पुट अप कर रहे हैं. 1 से लेके k तक तो है, k का अगला स्टेप होगा k+1. अगर ये स्टेप मेरा k है तो k का अगला स्टेप क्या होगा, k+1 होगा. तो इसलिए आप सीरीज देख सकते हो. तो जहां पर आपका k है k+1 में पुट अप कर रहा हूँ. सो 1 से लेकर k तक तो है ही आपका, ये अगला स्टेप होगा k+1. और यहाँ पर जहाँ k है वहां पर मैं k+1 पुट अप कर रहा हूँ. k की जगह k+1, ये +1 आपका आ चुका है / 2. आप देख सकते हो ये जो हमारी सीरीज दे रखी थी, जो इक्वेशन हमारा दे रखा था, तो जहां पर k था वहां पर मैंने k+1 पुट अप ये कर दिया है. ये k था k+1 है यहाँ पे. तो k की जगह k+1 +1 / 2. अब इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ. ये आपका ये इक्वल है यहाँ पे और ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है. अब एक चीज आप देखो, ये 1 से लेके k तक में चल रहा हूँ और ये k+1 है. अब एक चीज समझो, यहाँ पे मैंने इस स्टेप में ये बोला था इस इक्वेशन के अंदर कि 1 to k किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है. अगर मैं 1 से k की बात करता हूँ, हम प्रूफ करते जा रहे हैं कि 1 से k इसके इक्विवेलेंट है, तो 1 से k की जगह पे मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ. तो आप देख सकते हो 1 से k की जगह मैंने वो वैल्यू लिखी है, नहीं लिखी, k × k+1/2 प्लस ये k+1 जो बच गया था वो मैंने यहाँ लिख दिया है. दिख रहा है आपको ये.
इक्वल टू, अब इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, k प्लस वन आपका ये रहा, k प्लस वन k प्लस टू हो गया, डिवाइड बाई टू हो गया। और ये जो मुझे मिला है ये मुझे इक्वेशन वन से मिला है। आप देख सकते हो ये मुझे कहाँ से मिला, इक्वेशन वन से वैल्यू मिली है। अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, कई सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके से सॉल्व हो जाएगा, कॉमन लेके कर लो, डिवाइड करके कर लो, है ना। मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, कॉमन ले रखा है, एलसीएम ले रखा है। अगर मैंने एलसीएम लिया है, यहाँ पर देखो ये दोनों मैं ऐड कर रहा हूँ, नीचे कुछ नहीं है तो वन हो गया, मैंने एलसीएम में टू ले लिया है तो ऊपर आपका ये बच गया, और इसमें टू इंटू के प्लस वन आ जाएगा, नीचे कोई कुछ नहीं है तो वन हो गया, वन इंटू टू टू, टू इंटू के प्लस वन। ये आपका एलएचएस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, और आरएचएस में जो वैल्यू एच पड़ी है, जब इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप देख सकते हो दोनों ब्रैकेट में के प्लस वन है तो के प्लस वन आ जाएगा, के प्लस टू आ गया, डिवाइड बाई टू। जब इसे सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आपको मिला एलजेब्रा, एंड ये जो रिजल्ट, ये इस रिजल्ट का इक्विवेलेंट है। आप देख सकते हो कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। सो ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ये है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेसिक है। इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूँ तो डिस्क्रीट मैथ में आपको पढ़ने को मिलेगा कि हम टफ से टफ क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर। अलग अलग तरह के क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करते जाएंगे उसमें भी। अब मैं बात करता हूँ कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। एक एल्गोरिथम है, एक फंक्शन इंटीजर सम के नाम से, इसमें n नाम का पैरामीटर पास हो रहा है, वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है इंटीजर i और सम। नंबर वन पे सम इक्वल टू जीरो का रखा मैंने, ये आपका इनिशियलाइजेशन है, ऊपर वेरिएबल डिक्लेरेशन है, सम को जीरो से इनिशियलाइज किया है। तो जो आपकी कांस्टेंट लाइन होती है ये एक ही बार आपका इनिशियलाइज होगा, बार बार तो इनिशियलाइज होगा नहीं। सो ऐड वन टू द टाइम काउंट, जो भी टाइम है उसमें क्या ऐड करोगे, वन करोगे। जो आपका जहां पर भी आपका इनिशियलाइजेशन हो रहा है वन टाइम, तो उसमें आप क्या ऐड करोगे, वन काउंट करोगे, टाइम वन, ठीक है ना। और ये आपका लूप चल रहा है आई इक्वल टू जीरो से लेकर लेस देन एन तक, और यहाँ पर एन प्लस वन तक आप काउंट कर रही हो, क्योंकि एन लेस देन जीरो से है। अगर मान लो ये लूप आपका वन से एन तक चलता है तो चेक करने के लिए लूप आपका एक बार और चलेगा, तो ये जो लूप चल रहा है एन प्लस वन तक चलेगा। आपको पता लूप 5 बार चलेगा, पर छठी बार कंपैरिजन तो करेगा ना, एटलीस्ट की कंडीशन ट्रू या फॉल्स है। फॉल्स होगा तो अंदर नहीं आएगा, ट्रू होगा तो अंदर आएगा। जब अंदर नहीं आएगा तो कंपैरिजन तो हो ही रही है यहाँ पे। तो एन प्लस वन टू द टाइम काउंट, जो भी आपको टाइम काउंट है उसमें क्या ऐड करोगे, एन प्लस वन करोगे आप। सम इक्वल टू आई इन टू आई, तो जितनी बार एन टाइम लूप चल रहा है तो एन टाइम ये काउंट होगा। ये जो अंदर की जो स्टेटमेंट ये है एन टाइम चलेगा आपका। फाइनली आपका रिटर्न सम आपका हो रहा है। समझ में आ रही है। एक बेसिक चीज समझाने की कोशिश करूंगी, लूप कितनी बार चल रहा है, ये स्टेटमेंट कितनी बार आपका रन करेगा। जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ये स्टेटमेंट रन करेगा। लूप कितनी बार चल रहा है एग्जैक्टली, अंदर कितनी बार आएगा, एन टाइम अगर ट्रू है तो एन टाइम अंदर आएगा, और एन प्लस वन टाइम ये चेक करने के लिए लगाएगा। ये स्टेटमेंट आपका एन प्लस वन टाइम चलेगा, बट आपका जो अंदर का स्टेटमेंट है एन टाइम चलेगा। तो इसकी काउंट वैल्यू क्या होगी, एन होगी, रिटर्न सम। तो एक बेसिक चीज हमने देखा यहाँ पे कि है क्या क्या हो रहा है इसमें, ये सबको समझ आ रहा होगा यहाँ पे। अगर सबको ऐड कर लो, वन प्लस एन प्लस वन प्लस एन, है ना, तो क्या आपका आ जाएगा, टू एन प्लस टू आ रहा है। इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो टू एन प्लस टू, आप देख ही रहे हो ना, यहाँ पर एन टाइम हो गया, ये एन प्लस वन हो गया, सबको आप ऐड कर लो तो टू एन प्लस टू टाइम आपको दिख रहा है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बेसिक बता रहा हूँ कि बेसिक कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता चल रहा है कि टू एन प्लस टू आ रही है। एक और देखते हैं हम यहाँ पे, ये लूप चल रहा है आपका, ऐड नाम का फंक्शन आपको नजर आ रहा है, ए बी सी एम एन, ये 5 यहाँ पर पैरामीटर है। यहाँ पर लूप चल रहा है, आई नेस्टेड फॉर है। जिस तरह से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह से ये भी आपका है। यहाँ पर एडिशन हो रहा है दो मैट्रिक्स का, ए और बी का। आई का लूप चल रहा है 1 से m तक, और जे का चल रहा है 1 से n तक, तो लूप चलेगा m इंटू n तक। जो बाहर वाला लूप आपका चल रहा है, फ्रीक्वेंसी उसकी m टाइम है, m स्टेप चलेगा, और जो अंदर वाला लूप है ये mn टाइप चलेगा। जितनी बार m चल रहा है उतने मल्टीप्लाई में चलेगा आपका। ये सन 3/3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करता है तो 3/3 9 टाइम आपका लूप चलता है। तो बाहर वाला जो आपका आउटर लूप है वो आपका 1 टाइम चल रहा है, और जो अंदर का आपका लूप है वो m इंटू n टाइम चल रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, mn होगी, तो टोटल स्टेप हो जाएगा m इंटू n। और जो m इंटू n अगर ये चल रहा है तो इसके अंदर, इस लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स है वो भी m इंटू n चलेगा, नहीं चलेगा। और बाहर का लूप 3 बार चल रहा है, मान लेते हैं एक बार के लिए, अंदर का लूप 3 बार चल रहा है, ये तो 3 इंटू 3 9 टाइम चलेगा ना। अगर ये 9 चल रहा है तो ये भी कितना टाइम चलेगा, 9 टाइम चलेगा।
तो ये स्टेप अगर आपका mn है तो ये भी कितना होगा, mn होगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये m है, ये mn और mn है, 1mn और 1mn 2mn प्लस m, ये आपके स्टेप हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि इस एल्गोरिथम के एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 2m प्लस m लग रहा है। और यहाँ से हम थोड़ा टेक्निकल फॉर्म में समझाते हैं। जो वर्स्ट केस की मैं बात करता हूँ, वर्स्ट केस की मैं बात करता हूँ, तो हमेशा जब भी हम बात करते हैं एक इस तरह से बिगो नोटेशन में हम बात करेंगे। जैसे यहाँ से हमने 2 को कॉमन निकाल लिया बाहर, 2 को बाहर निकाल लिया, क्या बचा, mn प्लस m बचा है। जो बड़ा टाइम होगा, m बड़ा है या mn, जो बड़ा टाइम होगा ना वर्स्ट केस में, वो हम कंसीडर करेंगे। आपको मैंने बताया था अपर बाउंड, याद होगा आपको, एक लोअर बाउंड होता है, अपर बाउंड होता है ना। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम टाइम लेगा, m इंटू एन मैक्सिमम टाइम लेगा या m टाइम लेगा, m इंटू एन मैक्सिमम टाइम लेगा। तो बिगो आपका वर्स्ट केस बताता है, इसलिए जो मैक्सिमम टाइम होगा वो लिखा जाएगा यहाँ पे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिगो ऑफ mn। होपफुली ये चीज समझने से आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर होनी शुरू हो रही है कि हाँ इस तरह से हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहा है, डीएस का कोई पेपर है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कॉम्प्लेक्सिटी का। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। तो मेरी आज की जो ये टॉपिक है कॉम्प्लेक्सिटी का, जो बेसिक जो मैंने आज पढ़ाया है, यही ओवर होता है।